दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप भी रेलवे एएलपी के साइको टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो में मैं आरडीएसओ का जो है ऑफिशियल जो सिलेबस है वो डिटेल में बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा किस तरह का टेस्ट पूछे जाते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि आरडीएसओ की जो गाइडलाइन है वो क्या है, कैसे टेस्ट पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आरडीएसओ के ही ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हैं जहां से आपके सवालों को लिया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग गूगल में चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं आरआरबी एएलपी आरडीएसओ सिलेबस। मैंने पहले से टाइप किया हुआ था तो इसको मैंने टाइप किया तो इसको ले लिया। आप देख सकते हैं कि ये आरडीएसओ का जो है गाइडलाइन हमें पीडीएफ के रूप में सामने आ जाता है। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने आरडीएसओ की जो गाइडलाइन है वो क्लियर आती है। असिस्टेंट लोको पायलट, सहायक लोको पायलट। आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और साथ में आपको हिंदी में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी जितने भी इंस्ट्रक्शंस निर्देश होंगे वो आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिलेंगे, बाकी किसी और लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि आपने CBT 1 CBT 2 एग्ज़ाम में देखा था, वहाँ पे 15 भारतीय भाषाओं में एग्ज़ाम होते थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में देखने को मिलेगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि यह परीक्षण आपके लिए किस तरह के सहायक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पता चलता है कि आपकी क्षमताएं क्या है। परीक्षण हल करने में जिस कौशल की ज़रूरत होती है वह आपके जॉब में भी उपयोगी है, यानी आप जिस ड्यूटी को करने वाले हैं वो भी ज़रूरी है, इसमें उपयोगी है। इसका निर्माण बहुत ही सावधानी से किया जाता है ताकि सभी अभ्यर्थियों के लिए निष्पक्ष हो। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में भेदभाव हो रहा है, सारे लोगों को एक निष्पक्ष तरीके से इसका टेस्ट देने को मिले। इसी वजह से इसका जो है प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से, बहुत ही सावधानी से किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर किसी का जो है साइकोलॉजी कमज़ोर है तो वो इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाता, चाहे CBT 2 में कितना भी मार्क कर जाए। लेकिन इसमें अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप इसमें फेल हो जाते हैं। 2024 इसका बड़ा उदाहरण है जिसमें पार्ट ए में बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी इस CBT के एग्ज़ाम में फेल हो गए थे। अब आगे चलते हैं कि इसके अलावा इन परीक्षणों पर सफलता जॉब के साथ आपके सामंजस्य को भी सुनिश्चित करती है। परीक्षण हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है वो आप देख सकते हैं कि एक विशेष जॉब के लिए हमें सही तरह के लोग मिल जाते हैं। ट्रेन चलाने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत होती है वो रेलवे को मिल जाती है। परीक्षणों से हमें आपकी शक्तियों एवं कमजोरियों का निष्पक्ष मूल्यांकन मिलता है। इसके अलावा जो लोग परीक्षणों में अच्छा करते हैं वो सामान्यतया जॉब में भी अपने सफल होते हैं। और आपको बता दूं कि मैं भी भारतीय रेलवे में एक लोको पायलट हूं और मैंने इस परीक्षा को 3 बार पास किया है। पहला एक बार मैंने आरआरबी एएलपी का जब एग्ज़ाम दिया था भोपाल में उस टाइम में, उसके बाद मैं मोटरमैन यानी लोकल ट्रेनें चलाने के लिए जहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की ज़रूरत नहीं होती है, अकेला ट्रेन चलाना होता है, चाहे मुंबई हो चाहे पुणे हो, उसमें चलाने के लिए आपको इस साइको टेस्ट से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसका जो है पैटर्न थोड़ा हार्ड होता है जो कि आरडीएसओ तय करता है। रेलवे में कोई भी पैटर्न, अगर रेलवे डायरेक्ट आरआरबी से जो बच्चे पास होके आते हैं उनके लिए जो आपका साइको टेस्ट देने से पहले रेलवे अपने डिपार्टमेंट एग्ज़ाम, चाहे LDC GDC हो या फिर आपका मोटरमैन हो या फिर
हाई स्पीड ट्रेन हो, स्टेशन मास्टर हो, उन पे पहले अमल करती है। उसके बाद जैसे ही सक्सेसफुल होता है ये ओपन भर्ती से जो छात्र आते हैं उनके लिए ये लागू करता है। तो मैं एक बार एएलपी में, दूसरी बार मोटरमैन में और तीसरी बार हाई स्पीड यानी वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए मैंने इस साइको टेस्ट को पास कर लिया है। 3 बार इस एग्ज़ाम को पास किया हूं और हमेशा से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं इस एग्ज़ाम को पास किया हुआ हूं। तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम को ऐसा चुटकियों में पास करने का, इसी वजह से इतना मैं ज्ञान दे रहा हूं। आगे चलते हैं। आपको ये परीक्षण आपको किस प्रकार के इसमें परीक्षण देने होंगे, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट विल यू हैव टू टेक, ये चीजें इंग्लिश में है। संरक्षा कोटि के महत्वपूर्ण पदों हेतु उपयुक्त कर्मचारियों के चयन के लिए अभिवृत्ति परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। आपने जिस पद के लिए आवेदन किया है उसके लिए निर्धारित परीक्षण माला आपको दी जाएगी, जिसमें 5-6 परीक्षण होंगे। आपको माउस से क्लिक करके 4, 5 या 6 विकल्पों में से उत्तर आपको देना होगा। सहायक लोको पायलट की परीक्षण माला में निम्नलिखित परीक्षण है। इसको इंग्लिश में टेस्ट बैटरी भी बोला जाता है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखना होगा। ये हमारा टेस्ट है जिसमें 5 तरह का टेस्ट पूछा जाता है, जिसमें पहला है मेमोरी टेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्मृति परीक्षण। दूसरा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण। तीसरा है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, यानी दूरी प्रत्यक्षीकरण परीक्षण। चौथा है टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन शक्ति परीक्षण। पांचवा है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण। टिप्पणी, इन्होंने पहले से ही एक टिप्पणी दे दिया है। ये टिप्पणी ये है कि यहाँ दिए गए सभी परीक्षण केवल मार्गदर्शन के लिए है। यहाँ पे रेड कलर में लिख दिया है बिना किसी पूर्व सूचना के ये परीक्षण किसी भी समय बदले जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि इसी तरह का टेस्ट आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये टेस्ट जो है कभी भी रेलवे बदल सकती है, आरडीएसओ इसको बदल सकता है, जिसकी कोई भी सूचना नहीं दी जा सकती है। प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित है, जो आपको परीक्षण सत्र के दौरान सूचित की जाएगी। दिए गए परीक्षण को निर्धारित समय सीमा के भीतर यथासंभव यथाशीघ्र हल करना। यानी कि आपको जितने भी टेस्ट पूछे जाएंगे उनके लिए जो समय सीमा है सबके लिए अलग अलग निर्धारित किया है और आपको उसी टाइम पीरियड में आपको सॉल्व करना है। इसको आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप बहुत इजीली इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सैंपल टेस्ट इन्होंने दिया है, आप देख सकते हैं। ये मेमोरी टेस्ट का पहला परीक्षण है, जिसको हम हाउस बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट भी इसको बोल सकते हैं। इस परीक्षण में आपको एक नक्शा दिया जाएगा जिस पर अंकित इमारतों अन्य आकृतियों को आपको कुछ समय तक देखकर याद करना होगा। इसके बाद आपको परीक्षण पृष्ठ पर इन इमारतों एवं आकृतियों की स्थिति को इंगित करने को कहा जाएगा। नीचे दिए गए कुछ उदाहरण को कुछ समय तक आपको देखना होगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, आप इस मैप को देख सकते हैं, इस नक्शे को देख रहे हैं। इसमें कुछ बिल्डिंग यानी कुछ घर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। ऐसे फिगर आपको कुछ समय के लिए दिखाया जाएगा और वो समय बीतने के बाद आपके स्क्रीन से ये वाला जो पेज है वो गायब हो जाएगी। अगला पेज आपका जो होगा ये क्वेश्चंस आंसर का होगा। नीचे दिए गए मकानों का नंबर देखें, उस अक्षर को ज्ञात करें जिस नक्शे में मकान की स्थिति को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये पहला घर था ये ए पर था या बी पर था
या सी पर था कि डी पर था कि या फिर ई पर था, इसको आपको गेस करना है, उसी को इसका आंसर देना है। इसमें आप पाएंगे कि जो सही उत्तर है आपका वो कम सा ए सी बी होगा, यानी कि पहला जो होगा ये ए पर था और दूसरा था सी पर और तीसरा बी पर था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको लेने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला ए पर था, दूसरा सी पर था और तीसरा बी पर था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रैक्टिस दिया है, आप देख सकते हैं। ये जो स्टडी पेज है इसके लिए आपको 4 मिनट का समय मिलेगा। आप उसको अच्छे से ध्यान से देख लो कि कौन सा घर किस खाने में है और किस खाने में नहीं है, और इसको याद करने का सही तरीका ये देख लो कि यार ये तो हमारा मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है, या फिर ये जो घर है ये तो यार एक तरीके से हमें चर्च जैसा दिख रहा है जो कि इसके बाजू में है। ऐसा आपको अपने माइंड में सारी चीज़ें 4 मिनट के लिए अवलोकन करना है, उसके बाद ये पेज गायब हो जाएगा। अब ये आपके सामने टेस्ट पेज आ जाएगा जिसमें आपको ये बताना होगा कि पहले नंबर पे कौन सा था, यानी पहला जो बिल्डिंग है ये कहाँ था, दूसरा कहाँ था, तीसरा कहाँ था। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो चर्च है आप पाएंगे कि ये 8वां का जो आंसर होगा ये आपका ये डी होगा, क्योंकि ये यहीं पे ये चर्च है। आप पिछला जब आप पेज देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने चर्च बताया था। इसी तरीके से आपको सारे बिल्डिंग का आपको निकाल करके बताना है, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएगी। अब अगला जो हमारा टेस्ट है इसको बोलते हैं फिगर एंड नंबर टेस्ट, यानी कि आपका अंक और चित्र का जो है कॉम्बिनेशन आपको इसमें रेलवे दे देगी, और इसी में आपको कुछ देर के लिए दिखाया जाएगा। उसके बाद ये पेज पलट दिया जाएगा और आपको वो याद करने के लिए बताया जाएगा। इस परीक्षण में आपको चित्र, अंक, युग्मों के जोड़े को याद करना है। कुछ समय बाद आपको परीक्षण पृष्ठ पर जाने के लिए कहा जाएगा जिस पर स्मृति पृष्ठ के चित्र विभिन्न क्रम में दिए गए होंगे। आपको उन चित्र से संबंधित अंक चिन्हित करने होंगे तथा प्रत्येक चित्र के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से एक उत्तर जो सही होगा वही बताना होगा। जैसे आपके सामने फावड़ा है, इसका नंबर कितना है 75। आगे हमें एक प्रेस दिख रहा है जिसका नंबर 42 है। हमारे सामने केतली है, इसका जो है नंबर आप देख सकते हैं 64 है। अंगूर का गुच्छा है 28, टॉर्च है 93, किताब है यहाँ पे 17 नंबर है। आपको अपने माइंड में ये बिठा देना है कि यार एक फावड़ा है जिसमें कि 75 रुपीज़ का मैंने लिया था, ये जो इस्त्री लिया था, ये जो हमने प्रेस लिया था, इसमें कम से कम 42 जो है बार हम प्रेस कर सकते हैं, एक बार में ही गर्म किए। इसी तरीके से ये जो है 64 रुपए में मिला था ये गमला हमें। ऐसा कुछ आपको याद करना है और इसके लिए आपको कुछ समय का टाइम मिलेगा और वो टाइम आपको दे दिया जाएगा, और उसके बाद अगला जो पेज होगा ये हमारे सामने मेमोरी का होगा। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया था कि जैसे ये प्रेस था इसको आप 42 बार प्रेस कर सकते हैं, ये मैंने बताया। तो आपका जो दूसरा का आंसर होगा ये बी ही तो होगा। इसी तरीके से जो हमने फावड़ा बताया था, आपने देखा था कि ये जो फावड़ा था ये 75 उसके सामने मार्क था। ये जो हमारा गमला था आपने देखा होगा कि वहाँ पे उसके आगे 64 नंबर ही तो था। ये जो हमारा गुच्छा है इसके सामने शायद आप देखेंगे तो ये 28 नंबर ही तो था। ये हमारा जो किताब है ये चौथे का आंसर 17 ही तो था, क्योंकि हमने उसको देख लिया था अगले पेज पर। तो 4th का जो नंबर का आंसर होगा ये सी होगा। इसी तरीके से आपको सारे के सारे जो है आपको आंसर निकालने होंगे। ये एक अगला टेस्ट है जिसको हम रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट बोलते हैं, और ये मेमोरी टेस्ट का ही हमारा एक पार्ट है जिसमें आपको 12 सवाल पूछे जाते हैं, और इन 12 सवाल में से आपको 8 मिनट का समय मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं।
यह स्मृति का एक परीक्षण है। यह परीक्षण 2 भागों में है। प्रत्येक भाग में एक अध्ययन पृष्ठ और एक परीक्षण पृष्ठ होगा। अध्ययन पृष्ठ पर आप एक रेलवे का मानचित्र देखेंगे जिसमें कुछ स्टेशनों के नाम दिए गए हैं। आपको मानचित्र में इस स्टेशनों की स्थिति याद करनी है। नियत समय के बाद आपको परीक्षण पृष्ठ पर जाने को कहा जाएगा। इस पृष्ठ पर आपको वही रेलवे मानचित्र मिलेगा, किंतु स्टेशनों के नाम के स्थान पर अंग्रेजी के जो वर्णमाला के अक्षर हैं ABCD होंगे। स्टेशनों के नाम रेलवे मानचित्र के बाईं ओर दिए गए हैं। आपको मानचित्र में प्रत्येक स्टेशन की स्थिति बतानी है और वह अक्षर जो मानचित्र में स्टेशन के स्थान पर आता है वहीं आपका उत्तर होगा। अपना उत्तर माउस से उसको क्लिक कर दें। आप यहाँ पे एक उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक मानचित्र यहाँ पे इन्होंने दे दिया है जिसमें हमारा स्टेशन का कोड है SOK, यहाँ पे है DET, यहाँ पे बीच में है। इसके बाद ये है PIR। आपके सामने इन तीनों के सवाल दिए जाएंगे और वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से 12 स्टेशन देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको 8 मिनट का समय मिल जाता है और आपको देख सकते हैं कि इस तरीके से हम जब अगले टेस्ट पेज पर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है कि यार ये बताओ कि अब जो स्टेशन है ये हमारा DET कहाँ पे था। उसमें आपने देखा होगा कि DET यहाँ पे था, C पर था, तो आपको बस यहीं पहले का जो आंसर होगा ये आपका C होगा। आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा था ये PIR, ये हमारा यहाँ पे था स्टेशन और अगला जो स्टेशन था SOK, आपने देखा होगा कि ये यहाँ पे था, यानी कि इसका जो आंसर होगा B होगा। ये एक टेस्ट आप देख सकते हैं जिसको बोलते हैं फिगर टू फिगर मेमोरी टेस्ट। ये भी एक मेमोरी टेस्ट का ही एक भाग है। आपके एग्जाम में इन पांचों में से कोई भी एक आ सकता है। जिन पांचों का आपको प्रैक्टिस करना है, कोई भी आपको आ जाएगा रेलवे में, तो आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे बूढ़ा आदमी है और जिनके सामने एक एरोप्लेन बना है। यहाँ पे ट्रैक्टर है और एक लड़की फ़ोन पे बात कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मजनू है और उसके सामने फूलों का गुलदस्ता है जहाँ पे ये अपनी गर्लफ्रेंड को ये देने वाला है। ऐसा कुछ आपको अपने माइंड में कहानी गढ़ना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़की कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठी हुई है। इसके सामने एक प्लायर है। आपको ये समझना है कुछ तो कि यार ये जो था ये प्लायर पहले यूज़ होता था, लेकिन अब इसका ज़माना शायद बहुत कम हो गया। अब इसमें कंप्यूटर स्क्रीन से चलने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में बिठाना है और इसके बाद ये पेज आपको गायब हो जाएगा और अगले पेज पर आपको ये टेस्ट पेज आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अब आपको ये बताना है कि यार इनके सामने हमारा कौन सा पेज था। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो बूढ़ा आदमी था उसके सामने एक एरोप्लेन था। आपका आंसर ए होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये फूलों का गुलदस्ता हमारे यहाँ मजनू भाई के पास में था, तो इसका दूसरे का आंसर डी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर था, उसके सामने एक लड़की फ़ोन में बात कर रही थी, तो इसका तीसरे का आंसर ए होगा। इसी तरीके से एक कंप्यूटर स्क्रीन के पास में लड़की बैठी थी, उसके सामने एक प्लायर था, तो आप उसका जो है आंसर देख सकते हैं कि ये जो प्लायर था ये शायद ये वाला था। तो इस तरीके से आपको गेस करना है और आपको बताना है। बहुत इजी है, प्रैक्टिस करने के बाद सब आ जाएगा। अगला मेमोरी टेस्ट हमारा ये है जिसको बोलते हैं फिगर पोजीशनिंग टेस्ट, यानी पिक्चर फाइंडिंग टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें 12 फिगर दिए जाते हैं और रेलवे 2025 की परीक्षा में जो मेमोरी टेस्ट आया था ये यही आया था। इसको आपको ध्यान से देखना है। इस तरीके से आपको एक फिगर दे दिया जाएगा
और आपको दे दिया जाएगा कि इसको अच्छे से याद करके रखना है और आपको ये बताना होगा कि आगे के पेज में कि ये फिगर ये हमारा कहाँ पे था, उसको आपको फाइंडिंग करना है। और इस तरीके से 12 सवाल आपके सामने दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहला है ये इसमें से कहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि जो पहला था इसमें से हमारा ए था। दूसरे वाले का आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले का ये सी है। आप तीसरे वाले का आप देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगा। अब ये आ गया है हमारा दूसरा टेस्ट, जिसको बोलते हैं कि फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, निर्देश समझने की योग्यता का टेस्ट। तो इसमें भी आपका 3 तरह का टेस्ट पूछा जाता है। एक पूछा जाता है न्यूमेरिकल टेबल टेस्ट, दूसरा पूछा जाता है अल्फाबेटिकल टेबल टेस्ट और तीसरा पूछा जाता है वॉच यानी कि क्लॉक टेबल टेस्ट। तो ये हमारे सामने जो एग्जाम्पल दिया है ये आप एक देख सकते हैं, जिसमें कि इसको बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं कॉलम। अब इसी में से सवाल आपके बनेगा। तो आप यहाँ पे एक सवाल देख सकते हैं, विच इज द ओनली लेटर दैट अपीयर डायरेक्टली एबव ए, यानी कि ऐसा कौन सा अक्षर है एकमात्र जो कि ए के ठीक ऊपर आता है। तो आप इसमें देखेंगे कि ए के ठीक ऊपर कौन सा अक्षर आता है। तो आप देखेंगे कि ये ए है, इसके ऊपर जो आता है ये बी आ रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे कि ये ए है, इसके ऊपर बी आता है। यहाँ भी देखेंगे कि ए है, इसके ऊपर बी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला टेस्ट हमारा इसी में है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में ही है, जिसको बोलते हैं वॉच टेबल टेस्ट यानी क्लॉक टेस्ट है। और आपको बता दूं कि सन 2024 के परीक्षा में इसमें बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ताकि अगर ये आता है तो आपको फेल नहीं करना है। आपके सामने एक वॉच यानी घड़ी दे दिया जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको हिंदी में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिया जाएगा। आपके सामने यहाँ पे जो टाइमिंग दिया है, इस टाइमर के पास में कुछ नंबर के साथ में कुछ लेटर यानी अक्षर दिए रहेंगे। आपको इसी को ऑब्जर्व करना है और इसी को देख देख के बताना होगा कि आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा। तो आइए एक प्रश्न इसमें देखते हैं। इसमें इन्होंने दिया हुआ है जो प्रश्न है कि B और D2 सॉरी B3 और D2 के बीच में जो संख्या आती है उसके ठीक विपरीत कौन सी संख्या है। B3 और D2 के बीच में, ये B3 और D2 के बीच में ये जो संख्या है, इसके जस्ट अपोजिट में यानी विपरीत में कौन सी संख्या है, यहाँ पे 5 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, उत्तर दिशा से पूर्व दिशा तक छोटे रास्ते से आगे बढ़ें तो कौन सी संख्या बीच में आती है। तो आप देखो उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा नॉर्थ है और नॉर्थ से ये जो है नॉर्थ से पूर्व दिशा की आ रहा है। तो आपको कौन सी संख्या यहाँ पे देखने को मिल रही है, बीच में पूछ रहा है कि बीच में कौन सी संख्या है। तो ये आपका 2 है। तो आपका करेक्ट उत्तर 2 हो जाएगा। अब अगला टेस्ट इसमें एक और है, जिसमें हम फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में जो आपको मैंने बताया था कि इसमें आपको जो कॉलम था और रो था वही रहेगा, लेकिन आपका जो है न्यूमेरिकल आ जाएगा। वहाँ पे पहले वाले में आपने अल्फ़ाबेटिकल देखा था, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल हो जाएगा। और इसी न्यूमेरिकल में ही ऑब्जर्व करके आपको सवालों का आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 के ठीक ऊपर आती है। तो आप देख सकते हैं 1 के ठीक ऊपर 2 है। तो आपका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अभ्यास प्रश्न का एक उत्तर 2 है। अब अगला टेस्ट इसमें ये है, इसको बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट यानी दूरी प्रत्यक्षीकरण मापन। इसमें भी 2 तरह का टेस्ट होता है, एक होता है ब्रिक्स वाला और दूसरा होता है ब्लॉक्स यानी घन वाला, जिसको कि हम छोटे छोटे गुटके में आपको भागों में विभाजित किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्रिक्स वाला है और आपको इसका
अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस परीक्षण में आपको ईंटों का एक ढेर देखेंगे जिसमें कुछ ईंटों पर ABC आदि लिखा होगा। आपको उन ईंटों की गणना करनी है जो ढेर में उन ईंटों को छू रही है जिस पर कोई अक्षर लिखा हुआ है। सभी ईंटों के आकार माप एक समान रहने वाले हैं। जैसे आपके यहाँ पे आप ईंटों का ढेर देख सकते हैं जो कि हमें दे दिया है, और आपको यही बताना है कि जैसे मान लो कि इन्होंने पूछा है कि ये जो ए है ईंट, ये कितने ईंटों को टच करती है, कितने ईंटों को छूती है। तो आपने देखा कि ये जो ईंट है ये जहाँ पे रखा है ये 1 और 2, ये 2 ईंटों को टच करती है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो हमारा बी है इसका ये कितने ईंटों को टच करती है, तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये ऐसे यूं ऐसे रखा गया है, तो ये जो बी है ये सी को टच करता है, और उसके बाद ये ऊपर के दोनों को टच करता है क्योंकि अंदर से ये सीधे सीधे रखी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा सी है, ये जो ईंट है ये ऊपर के दोनों को टच करता है, इसके अलावा ये बी को भी टच करता है, तो इसका भी आंसर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा डी है ये कितने ईंटों को टच करता है, आप देख सकते हैं कि ये डी वाला ये बी और सी को टच करता है, इसके अलावा ई को भी टच कर रहा है, उसके अलावा ए को भी टच कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको ईंटों के ढेर सारे दिखेंगे बंडल, और आपको इसी में से कितने ईंटों को टच करना है कर रही है वो सारे चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसका आंसर भी इन्होंने सबका दे दिया है, आप निकाल सकते हैं। ये बी वाला आपको सिर्फ 1 को टच कर रहा है, डी वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं डी वाला सिर्फ 1 को टच कर रहा है, बाकी किसी को टच नहीं कर रहा है, यानी सी वाले को टच कर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक आंसर दे दिया है। बाकी ईंटों को आप बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। दूरी प्रत्यक्षीकरण में अगला जो टेस्ट है ये हमारा क्यूब वाला है, घन वाला है, ब्लॉक्स वाला है। इसको देख लेते हैं कि ये कौन सा टेस्ट है। और आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, इसमें यही घन वाला सवाल पूछा गया था। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे। यही टेस्ट सबको लेकर के डूब जाता है। तो आपको अगर इस बार एग्ज़ाम में आ गया तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। हालांकि चांसेस है कि ब्रिक्स वाला आ जाए, क्योंकि 2024 में ये टेस्ट पूछा गया था, और 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें हो सकता है ये टेस्ट ना पूछे। इसके निर्देश को हम लोग समझ लेते हैं कि आप इस परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न में ब्लॉक्स यानी गुटकों का एक ढेर देखेंगे। सारे ब्लॉक्स एक ही आकार और माप के हैं। ढेर में आपको उन ब्लॉक्स की गिनती करनी है जिनकी सभी सतहें किनारे पूर्ण रूप से अन्य ब्लॉक्स से छुपे हुए हैं, यानी आपको हाइड कर दिया गया है, और आपको उसी को बताना है कि कितने ब्लॉक्स छुपे हुए हैं। कृपया याद रखें कि सबसे पीछे की पंक्ति के आधार में सदैव 3 ब्लॉक्स गुटके ही रहेंगे, यानी सबसे पीछे वाला जो रहेगा इसमें सिर्फ 3 ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण के लिए नीचे आपने ये ब्लॉक्स देख रहे हैं, तो इसमें मान लो एक प्रश्न पूछेगा, आपको ये प्रश्न पूछेगा कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2 ब्लॉक्स छुपे हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इन दोनों के नीचे 2 ब्लॉक्स छुपे हैं। पहला ये तो इधर है, इसके पीछे इन्होंने बोला कि 3 ब्लॉक्स है, तो 2 ब्लॉक्स इन दोनों के नीचे छुपे हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। आपको बस इसी का आंसर इसी तरीके से निकालते हुए चले जाना है। इसी तरीके से ये जो हमारा प्रैक्टिस है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कितने ब्लॉक्स छुपे हुए हैं। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं कि 2 ब्लॉक्स होंगे। ये ऊपर की सतह है जो कि इसके लेवल का है, तो इसके लेवल का है, तो इसके नीचे 2 ब्लॉक्स छुपे हैं। और इसके बाजू में ये एक तो दिख रहा है यहाँ पे, इसके बाजू में 2, यानी कि ये बीच में, इसके बीच में ही एक और लाइन है जिसमें 2 ब्लॉक्स और छुपे हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 4 ब्लॉक्स छुपे हुए हैं। यही आपको जो आंसर होगा 4 करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप इसका जो है
प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला टेस्ट आपका हो जाएगा अवलोकन शक्ति परीक्षण, जिसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट। यानी कि आपको ये सिमिलरिटी टेस्ट चेक करना है कि कौन सा एक दूसरे के समान है। जैसे मान लो कि यहाँ पे पहले का इधर वाला लेफ्ट साइड में 589 है, तो राइट साइड में 589 है, तो आपके आंसर हो जाएगा y। आपको क्या लिखना है? y। अगर सेम टू सेम है तो y, अगर सेम टू सेम नहीं है तो इसको नो लिखना है। यानी आपको n और y यहाँ पे लिखना है। देख सकते हैं कि 589 बराबर है तो y आ जाएगा 2768 बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2786 है, तो n आ जाएगा 36462, तो यहाँ पे n हो जाएगा 712963, तो ये बराबर है, तो y हो जाएगा 487562, 4876 हो गया, तो ये एक समान नहीं है, तो n हो जाएगा। इसी तरीके से आपको आंसर देते हुए चले जाना है और बहुत ही फास्ट तरीके से आपको इसको करना होगा। इस तरीके से आप उस पे जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सा आपका लेफ्ट साइड वाला बराबर है, कौन सा नहीं है। जो बराबर है उसको y क्लिक करना है, जो बराबर नहीं है उस पे n क्लिक करना है। टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन में आपको एक चीज बताना है कि ये जो नंबर दे दिया जाएगा उसमें ये बताना होगा कि आपका जो है 6 इसमें से किस में है। यानी कि इस परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 अंकों का एक समूह A B C D दे दिया जाएगा। आपको ये पता करना है कि किस अंक समूह में 6 आता है। यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक समूहों में 6 आता है तो आपका जो आंसर होगा ई होगा। अब आपको ये समझना होगा कि जैसे पहले का उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको 6 का आकृति ढूंढना है। इससे आप बहुत फास्ट तरीके से कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें 6 है, यहाँ पे दिख जाएगा, इसमें भी 6 नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरे में आप देख सकते हैं इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें 6 है, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें 6 है, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ए, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें 6 है और इसमें भी 6 नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें भी 6 नहीं है, इसमें 6 है बी, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसमें 6 है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें देख सकते हैं इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी 6 है, यानी यहाँ पे डी में भी 6 है और इसमें ए में भी 6 है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ई हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ढेर सारे सवालों को करते हुए चले जाना है, ये आपके प्रैक्टिस से आएगा। इसी तरीके से आप टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन में जैसे हमने वहाँ पे 6 फाइंड किया था, तो यहाँ पे आपको 9 फाइंड करना होगा। आप देख सकते हैं कि निर्देश इस परीक्षण में इस परीक्षण में 75 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में अंकों के 4 समूह ए बी सी डी दिए गए हैं। आपको ये पता लगाना है कि किस अंक समूह में 9 का अंक आया है तथा आपको माउस से क्लिक करके सही उत्तर देना होगा। यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक समूहों में 9 का अंक आया है तो ऐसी अवस्था में उस प्रश्न का उत्तर ई होगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो आपको इसी में बस देखना है कि जैसे मान लो कि इसमें 9 नहीं है, इसमें 9 है, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बाकी में 9 नहीं है। दूसरा देखेंगे तो ए में 9 नहीं है, बी में 9 नहीं है, सी में 9 है, तो आपका करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे की बात करें तो यहाँ पे ए वाले में 9 है, बी वाले में नहीं है, सी वाले में नहीं है, डी वाले में नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चौथे की बात करें तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। पांचवें की बात करें तो आपका ए में है, बी में नहीं है, सी में भी है,
तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ई हो जाएगा, क्योंकि दो जगह पे अगर 9 आ गया है तो आपका करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगा। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना है बहुत फास्ट तरीके से, और आपको ये नंबर देखने के लिए, आपको ये नंबर पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आँखों से सिर्फ और सिर्फ 9 की जो आकृति है उसको ढूंढेंगे तो बहुत फास्ट तरीके से, यानी कि अगर 96 क्वेश्चंस पूछ रहा है तो कुछ ही मिनटों में आप जो है पूरा का पूरा सवाल सही करके आ जाएंगे। टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन में अगला जो टेस्ट होगा इसको बोलते हैं फिगर पोजीशनिंग टेस्ट। 2025 में यही एग्जाम में सवाल पूछा गया था, जिसका निर्देश आप देख सकते हैं कि ये परीक्षण शीघ्रता के साथ 2 सेटों में दिए गए चित्रों की तुलना करने की आपकी योग्यता का माप करता है। इस परीक्षण में कुछ चित्र क्रम से ए तथा 20 सेट के माध्यम से दिखाए जाएंगे। आपको ये बताना है कि सेट ए में दिए गए चित्रों का स्थान बी में दिए गए चित्रों के स्थान के क्रम में बिल्कुल समान है अथवा भिन्न है। यदि दोनों सेटों के स्थान क्रम में पूर्णतया समानता है तो उत्तर ए होगा, यानी आपका ए और बी में जितने भी फिगर दिए गए हैं अगर सेम है तो आपका उत्तर ए होगा। यदि 2 चित्रों के स्थान के क्रम में अंतर है तो आपका उत्तर बी होगा। यदि 3 चित्रों के स्थान में आपके क्रम में अंतर है तो आपका उत्तर सी होगा। इसी तरह के यदि 4 चित्रों के स्थान के क्रम में अंतर है तो आपका उत्तर डी होगा। इस परीक्षण में चित्रों के स्थान के क्रम में या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा या कम से कम 2 या फिर कम से कम अधिकतम 4 अंकों में 4 जो चित्रों में परिवर्तन होगा, यानी कि आपके या तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा या फिर 2 या फिर आपको अधिकतम 4 यानी 3 का भी परिवर्तन हो सकता है। तो चलते हैं हम लोग अपने एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। आप सेट ए देखिए, पहला सवाल है, इसमें लेफ्ट साइड में जो जो भी सिंबल बना हुआ है ये सिंबल आपके उधर सेम टू सेम है या फिर डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये एम टाइप का आकृति है, यहाँ भी है, ये एरो यहाँ भी है, ये चौकोर यहाँ भी है, त्रिभुज यहाँ भी है, ये एरो यहाँ पे है और ये एरो यहाँ पे, मतलब सेम टू सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो पहले का आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पहला है यहाँ पे सेम टू सेम फिगर, यहाँ पे एरो चेंज हो गया यानी एक चेंज हो गया। दूसरा क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, 2 चेंज हो गया। बाकी आप देख सकते हैं बाकी सेम टू सेम है यानी 2 चेंज हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तीसरा आप देख सकते हैं कि ये फिगर सेम है, ये फिगर बदल गया यानी एक बदल गया, दूसरा भी बदल गया, तीसरा आप देख सकते हैं तीसरा भी बदल गया, लेकिन ये बाकी नहीं बदला यानी 3 बदले हैं। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। चौथे में आप देख सकते हैं कि ये फिगर सेम है लेकिन ये फिगर यहाँ सेम नहीं है, बदल गया। ये फिगर सेम नहीं है, बदल गया। ये फिगर सेम नहीं है, आप देख सकते हैं बदल गया। ये भी फिगर सेम नहीं है, यहाँ पे बदल गया, यानी 4 जो फिगर है यहाँ पे चेंज हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके से आपको बाकी सवाल कर लेना है। सबसे लास्ट टेस्ट है, इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, यानी कि प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण, जिसमें कुछ टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको सिर्फ इतना बताना होगा कि जो ए है ये किधर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ए वाला डी में है, सेम टू सेम फिगर किस में है। इसी तरीके से आप बी वाला अगर ऑब्जर्व करते हैं तो देख सकते हैं कि बी वाला कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो बी वाला हमें यहाँ पे सी में देखने को मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।